और आजकल मैंने देखा है कई गाने बेस चल रहे हैं, भीम आएंगे। यार नॉनसेंस हो गया तुम लोग, मतलब कैसे गाने बना रहे हो? भीम आएंगे कहाँ से आएंगे? अगर आप लोग गाने बनाने तो उनके विचारों के गाने बनाइए, उनकी वैचारिक क्रांति। राम आए ऐसे भीम आएंगे? ये देखिए मैंने दोनों का विरोध किया। कहाँ से आएंगे राम, कहाँ से आएंगे भीम? बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। वो जिस सबका जन्म होता है सबकी मृत्यु होती है, और वो आए, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और वो चले गए। सांसारिक नियम है, ये प्राकृतिक नियम है, जो आता है उसे जाना होता है। इस तरह के बेहूदे गाने ना बनाएं, समाज को अलग मोड़ पे ना लेके जाएं। मैंने देखा है लोग जाति सूचक गाने बनाते हैं, रॉयल, जाटव, चमार, लोग इस तरह गाने बनाते हैं, तो उस पर भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को वो लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं। विचारों को पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ आ जाते हैं जय भीम करने। मैं सबसे पहले कहूँगी कि उनके विचारों को जाके पढ़िए, उन्होंने क्या कहा था उस बात को समझिए, तब उनकी जयंती पे कहिएगा। और बाबा साहब का जो सामाजिक मूवमेंट नीचे गिराने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो बहुजन नेताओं का है। अब आप लोगों को लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। नेता इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं, जैसे कि मान्यवर साहब कांशीराम ने कैडर करे जगह जगह, राजनीतिक जन चेतना जगाई लोगों में। लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता था, मान्यवर साहब कांशीराम ने बताई। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि मान्यवर कांशीराम जैसा नेता कोई काम कर रहा है। तो जो बहुजन मिशन मूवमेंट का काम है उसको गिराने का काम हमारे नेता कर रहे हैं। कोई भी नेता आपस में एकजुट होना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या वो अकेले पार्टी बना के चुनाव लड़के लोकसभा में जा सकते हैं? अकेले चुनाव लड़के वो लोकसभा में नहीं जा सकते हैं, अलग अलग पार्टियां बन रही हैं। तो नेता एक जगह क्यों नहीं आना चाहते हैं? लेकिन कांशीराम जी ने जो है जातियों को जोड़ा था, जातियों को जमात के तौर पे उन्होंने तैयार किया था, लेकिन अब तो जात जात के नाम पर पार्टियां बन रही हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुजन मिशन मूवमेंट को नीचे गिराने का काम जो कर रहे हैं वो हमारे नेता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई तो बनाई, उन पार्टियों को साथ में लाओ ना, साथ में इलेक्शन लड़ो। 2024 का इलेक्शन अगर जीतना था तो जितनी बहुजन समाज की पार्टियां हैं पूरे देश में उन सबको गठबंधन करना था। गठबंधन करके अगर चुनाव लड़ते हैं डेफिनेटली वो चुनाव जीतते हैं। अगर वो अलग अलग पार्टी बनाकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं तो वो हारेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं नैन्सी अम्बेडकर। नैन्सी अम्बेडकर एक स्टूडेंट हैं, लेकिन वो अपनी जो विचार हैं वो मीडिया में देते रहते हैं समय समय पर। हम जो आज बात करने वाले हैं उसका विषय है भारतीय राजनीति और उसमें दलितों की क्या स्थिति है। नैन्सी अम्बेडकर, क्या लग रहा है जो चुनाव आ रहे हैं कुछ दिनों के बाद में, बहुजनों की राजनीति उसमें कहाँ देखती हैं आप? बहुजनों की राजनीति सबसे निचले पायदान पर है। बहुजनों की जो राजनीति चल रही है वो एटीट्यूड पे चल रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम पीएम बनेंगे, सत्ता में जाएंगे। ऐसे कोई पीएम नहीं बनता। अलग अलग चुनाव लड़ेंगे आप और पीएम बन जाएंगे, ऐसे कोई नहीं बनता। लेकिन कहते हैं कि हाथी के बराबर समाज है, 85% ऐसा नारा देते हैं वो। बड़ी बड़ी बातें करने से, स्टेज पे जाके भाषण देने से, वापस भाषण देकर अपने एसी वाले घरों में आके बैठ जाने से मिशन मूवमेंट का काम नहीं होता, राजनीति का काम नहीं होता। मान्यवर साहब कांशीराम बैठते नहीं थे, दिन भर वो मिशन मूवमेंट काम में लगे रहते थे। राजनीति को समझा, लोगों को समझाया, और उन्होंने रिक्शा चलाने वालों को, सब्जी बेचने वालों को, कूड़ा उठाने वाली को, जो खाना बनाने आती थी लेडीज़, उनको ये कहा कि तुम लोग भी शासक बन सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, तुम लोग भी चुनाव लड़ सकते हो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ वोट देने का नहीं है, तुम वोट ले भी सकते हो। ये जन जागृति मान्यवर कांशीराम साहब ने जगाई थी। आज के नेता क्या कर रहे हैं? वो नेताओं में ही द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। उनमें इक्वलिटी नहीं है कि वो समान स्तर पर आके एक साथ में चुनाव लड़ें। अगर कोई दूसरा पार्टी बना भी रहा है तो वो आपसी मतभेद कर रहे हैं वो लोग, और उनके आपसी मतभेद के कारण बहुजन समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब नेता स्वार्थी हो गए, सब विधायक बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एक लालच है, और लालच की वजह से बहुजन मिशन मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, वो एकदम निचले स्तर पे आ गया है। मिशन मूवमेंट को चलाने का काम कोई कर रहा है तो वो सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता उसको डुबाने का काम कर रहे हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार उसे उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नहीं आए तो ये राजनीतिक लोग हैं, इसको बाबा साहब का मिशन जो इतना आगे हम लेकर आए उसे डुबा देंगे ये लोग। और जगह जगह लोग कैडर कर रहे हैं, अपनी जो है गलियों में जाते हैं, लोगों में निकल जाते हैं भीड़ों में, और लोग अपनी समझाते हैं, मिशन मूवमेंट को समझाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को समझाते हैं, अपने महापुरुषों को समझाते हैं। अगर असली मायने में कोई काम कर रहा है तो जो है सामाजिक कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, राजनीतिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो संगठन बन रहे हैं छोटे छोटे, लाखों संगठन बताए गए हैं बाबा साहब के नाम पर, कांशीराम जी के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, ये पहले संगठन बनाते हैं कि दो आदमी,
फिर ये संगठन की जो है जगह पर राजनीति बना लेते हैं, फिर राजनीति बनाने के वो पार्टी बना लेते हैं, फिर ये चुनाव लड़ने आ जाते हैं कि दो दो आदमी अकेले अकेले। इससे जो है बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं दलितों की, बहुजनों की, और वो नुकसान हो रहा है वोटरों का। लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा है कि जो व्यक्ति पद के लिए काम करता है कि हमें इस पद में चाहिए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, हम जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो व्यक्ति पद की लालच में रहता है वो कभी सफल नहीं होता। वो सामाजिक काम कर ही नहीं रहा है, वो तो अपनी इच्छा के लिए काम कर रहा है, अपने लालच के लिए काम कर रहा है। अरे हम तो जिला अधिकारी हैं, हम तो जो है जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको अलग मंच पे अलग कुर्सी मिलनी चाहिए, समान लोग जो हैं उन्हें नीचे बिठाना चाहिए। तो ये ना एक तरह से ऐसा लोगों में उत्पन्न हो रहा है कि हमें भाई पद चाहिए। तो जो इंसान पद के लिए काम करता है वो सामाजिक काम कर ही नहीं रहा है। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और उसकी जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, वो 4 बार सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी स्थिति कैसी देखती हैं आज राजनीति में आप? मैं साफ साफ कहती हूँ कि अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनी है 4 बार, तो वो मेहनत मान्यवर साहब कांशीराम की थी। मान्यवर कांशीराम साहब ने जितना किया है उसकी बदौलत बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई थी, और अगर आज उनके जैसा नेता होता तो बहुजन समाज पार्टी कभी लेवल पे आती नहीं, वो उसी तरह रहती। तो ईमानदार नेताओं की कमी है समाज में। बहन जी की कहाँ कमी देखती हैं आप? देखिए, बहन जी काम कर रही हैं, वो अपना काम अपने हिसाब से कर रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक साथ नहीं आना चाहती हैं, वो पूरे समाज को बर्दाश्त नहीं है। और समाज में कई जगह ऐसी बातें होती भी हैं, लोग कहते हैं कि बहुजन पार्टियों को साथ में आना चाहिए, और क्यों नहीं आ रहे सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं आता है उधर से। लेकिन बहन जी तो अपना मिशन चला रही हैं, वो सामाजिक जो मिशन होता है। मिशन नहीं चलाया जाता। रोड पे निकलने वालों से पूछिए, लगातार रोज कैडर करने वाले से पूछिए, जो लोग निकल कर लोगों के बीच में जा रहे हैं उनसे पूछिए, वो असल मायने में काम कर रहे हैं, सामाजिक जनचेतना लोगों में जागरूक कर रहे हैं। और मोदी जी तो नारा देते हैं कि इस बार 400 पार। कैसे लड़ेंगे बहुजन समाज के नेता? कैसे लड़ेंगे वो लोग? 400 पार का मतलब उनका है कि इस बार पूरा संविधान बदल देना। इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान को बदल देती, ये बात डेफिनेटली सच है, और उसका जो है नमूना आप लोगों ने देख ही लिया है। अभी 2023 की बात कर ले तो कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं। बार बार 2 लोग, अभी विवेक देबरॉय ने कहा था कि संविधान बदल देना चाहिए, उसके बाद अभी एक और बयान आता है, हाँ, उन्होंने कहा कि संविधान कितनी सीटें चाहिए, 2/3, हाँ 2/3 चाहिए, तो उनको जो है संविधान बदल देना। तो बार बार इस बात को कहना जो है ये साफ साफ दर्शाता है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो वो लोग संविधान बदल देंगे। और इसमें अगर समाज के लोग अभी जागरूक नहीं हुए ना तो ये बात सच में हो जाएगा, दूसरा संविधान लागू हो जाएगा। हालांकि ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो लोग जाग क्यों नहीं रहे? आखिर किस नींद में सोए हुए हैं? कि उनको पता है कि उनके अधिकार चले जाएंगे, जो थोड़े बहुत उनको राइट्स मिल रहे हैं या जो उनको अवसर मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे फ्यूचर में। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है ना कि जाग क्यों नहीं रहे। पुरुष जागरूक होते हैं, महिलाएं जागरूक नहीं होती हैं। महिलाओं का क्या है, वो पाखंडवाद में उलझी पड़ी हैं। हमारे लोगों के पास देखिए, मैं अगर बात करूँ कुछ लोगों की, तो लगातार जो है आर्य समाजियों के द्वारा उनके मंदिर बने हैं, बच्चों को बुलाते हैं फ्री कोचिंग के लिए, सिलाई सेंटर खुले हैं उनके, और उसके आड़ में अपना धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे ही राजनीतिक लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपना एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, और बिल्डिंग खड़ा करके अपने लोगों को कोचिंग दें, अपने महापुरुषों का प्रचार करें। क्यों नहीं करते? ये है लालच। लेकिन उन लोगों में उत्साह है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लोगों में नहीं है। हमारे लोग अपने प्रति क्या वो मतलब धार्मिक रूप से भी कमज़ोर हैं लोग, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। उन लोगों को क्या है, पैसा आ गया, वो पैसा उनको अपना हो गया। वो अब वो ना उनको मिशन प्यारा है ना कुछ प्यारा है, उन्हें अब लालच। वो अपने प्रति ईमानदार तो है ही नहीं, साथ में जिसकी वजह से आज वो उस पद पर हैं उसके प्रति भी ईमानदार नहीं है। तो मिशन फिर कौन चलाए? मिशन सामाजिक कार्यकर्ता चला रहे हैं, राजनीतिक लोग नहीं चला। पार्टी बना लेते हैं फिर चुनाव लड़ने चले जाते हैं। वो ऐसा नहीं है, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार, जैसे अभी कैडर हुआ, निर्देश सिंह ने कराया दीदी ने, और उस कैडर में जो है देश से लोग आए, पूरे देश से लोग आए। कोई आजमगढ़ से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है। ऐसे ना हर राज्यों से लोग आए हैं। तो इस तरह जन जागृति उत्पन्न होती है, और महिलाएं आई हैं। सोचिए, जो महिलाएं घर से निकलती नहीं हैं वो महिलाएं आज आ रही हैं, देश की राजधानी दिल्ली में आ रही हैं। लेकिन बहुजन महिलाएं तो नवरात्रों में भी अब जो है बिजी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, महिलाएं जो अब
जिनको कैडर देते हैं, समझाया जाता है, वो लोग जागरूक हो रहे हैं। और हमारे पुरुष क्या करते हैं, वो खुद तो जाते हैं मीटिंगों में, प्रोग्राम में जाते हैं, कैडर में जाते हैं, अपने साथ अपनी पत्नियों को लेकर नहीं आते। क्यों? और वो उनकी सबसे बड़ी गलती है कि वो उनको लेकर नहीं आते, क्योंकि अगर वो घर में अपने बच्चों को कुछ सिखाती हैं तो वो वही सिखाती हैं जो बाहर से सीख के आती हैं। अब वो सुबह उठेंगी, मंदिर जाएंगी, वहाँ जो सीखेंगी वही अपने बच्चों को सिखाएंगी। अगर वो मंदिर की जगह सुबह सुबह पुस्तकालय चली जाएं, बुद्ध विहार चली जाएं, तो वहाँ से कुछ और सीख के आएंगे और अपने बच्चों को वही सिखाएंगी, अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे। अभी देखिए हमारा यादव समाज है, कुशवाहा समाज, इन लोगों को सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में नहीं पता होगा। सम्राट, हाँ, सैनी समाज को सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था ये भी लोगों को बहुत नहीं पता होगा। जब 2015 या 16 की बात है, जब नीतीश कुमार ने सबसे पहले जो है सम्राट अशोक जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया था, तो इतना बवाल मचा था कि इतिहासकारों को नहीं पता कि सम्राट अशोक की जयंती कब होती है, उनका जन्म कब हुआ था। मुख्यमंत्री को कैसे पता चला? मुख्यमंत्री को कैसे पता चला? नहीं चाहते हैं कि उनका प्रचार प्रसार हो। सरकार नहीं चाहती है। देखिए सरकार में वही लोग, आरएसएस के लोग सरकार में बैठे हैं। आरएसएस के लोग, जिन लोगों ने हमें सबसे निचले पायदान पर रखा और आज हम वहाँ उनके सर पे जाके बैठे हैं बाबा साहब के संविधान की बदौलत, तो वो चाहेंगे कि वो आए। और वो जहाँ पर जो नीचे लोअर क्लास के लोग हैं उनको ही हमारे खिलाफ भड़का देते हैं। उनमें से एक दो लोगों को निकालेंगे साइड में और हमारे प्रति उनको भड़काएंगे, तुम्हारे समाज का आदमी ऐसे काम कर रहा है, ये तुम्हारे लिए खतरा है। और वो खुद आगे नहीं आएंगे, हमारे ही समाज को आगे करेंगे। बाबा साहब की जयंती आ रही है, क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब की जयंती आ रही है, हमें बहुत खुशी है और हम बहुत धूमधाम से जयंती मनाते हैं। और जयंती मनाने का एक तरीका है, लोगों तक जो बाबा साहब के विचार पहुँचे, बाबा साहब अम्बेडकर क्या विचार रहे हैं वो पहुँचे। नाच गाना मस्ती करना और जो है नाचना और इधर उधर पार्टियाँ करना, ये तो आम बात है, सब लोग करते हैं। बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोगों तक बाबा साहब की किताबें पहुँचा दें, आर्थिक सहयोग कर दे लोगों को। लोग तो डीजे बजाते हैं और वो फूल मालाएं चढ़ाते हैं प्रतिमा पर। इस तरह के कार्यक्रमों को गलत मानती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर बाबा साहब की जयंती मनाना है तो उनकी किताबें लोगों तक पहुँचाइए। जितना पैसा आप डीजे पर खर्च करते हैं, जितना पैसा आप अलग चीज़ों पर खर्च करते हैं, पार्टियों पर खर्च करते हैं, उतना पैसा आप बाबा साहब किताबें ला के खर्च कीजिए, प्रोग्राम लगाइए, लोगों को बुलाइए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाइए। भवन के पास में सैकड़ों वो स्टॉल लगेंगे बाबा साहब के संगठन जो चल रहे हैं नाम पर, वो चंदा लेते हैं, फिर वो उस पर जो है खर्च करते हैं। देखिए संसद भवन में जाती हूँ, हर बार जाती हूँ और वहाँ पर अच्छे कार्यक्रम भी होते हैं। मैंने देखा है कई मंच ऐसे लगते हैं कि जो आम लोग हैं वहाँ पर आते हैं, वो स्टेज पे जाकर अपनी बात रख सकते हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं किताबों के, जो किताबें आपको कहीं नहीं मिलती हैं वो किताबें उस दिन वहाँ पर हमें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कुछ लोग अलग अलग जगह कार्यक्रम करवाते हैं, वो डीजे लगवाते हैं। दिन केवल बाबा साहब को जन्मदिन मनाते हैं, बाकी दिन तो सोए रहते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग वहाँ पर जो लगाते हैं स्टॉल अपना, वो लोग अलग अलग जगह से आए होते हैं और वो लोग अलग अलग जगह अपना काम कर रहे होते हैं। आम आदमी ज़िंदगी में क्या वो योगदान होता है उसका? आम आदमी की ज़िंदगी में एक योगदान यही होता है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ना तो किताब बांटते हैं किसी गरीब गुरबा के लिए, ना संगठित बात करने की बात करते हैं। कह रही हूँ जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उन्हें बाबा साहब की जयंती अगर मनानी है तो इस तरह से मनाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार उन तक पहुँचाएं, उनकी किताबें, पेन पेंसिल उन तक पहुँचाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा क्षमता है करने की, तो आप बच्चों को, जो बच्चे गरीब हैं, आर्थिक सहयोग नहीं, उनका स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना आप। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का सही तरीका यही है। अगर सोचो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के आगे आरती करने बैठ जाएं और उनके आगे हाथ जोड़ के रील्स बनाएं, वीडियो बनाएं और जो है उनके गाने लगा के नाच करें, धूम मचाएं,